गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात कर रहे हैं प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। जो अपना टॉपिक क्या था, पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। स्मॉल फैमिली का मतलब क्या होता है? स्मॉल फैमिली किस पे डिपेंड करती है? अपन स्मॉल फैमिली कब कहेंगे? जो फैमिली की साइज है वो किस पे डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। जो फैमिली में जितने भी लोग हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करता है क्या? फैमिली साइज। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रमोशन ऑफ फैमिली स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के। नॉर्म्स का मतलब जो स्टैंडर्ड है स्मॉल फैमिली की, उनका प्रमोशन के बारे में आज पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फैमिली साइज को अपन कैसे रेफर कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली। जितने भी लोग फैमिली में रहते हैं उन सभी पर्सन्स की संख्या किसको रेफर करती है? फैमिली साइज को रेफर करती है, इंडिकेट करती है, राइट। तभी तो अपन स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे? जो फैमिली के पर्सन्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ के आधार पे, राइट। अपन इसमें बात करेंगे द फैमिली साइज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द फैक्टर लाइक। जो फैमिली साइज है वो किस पे डिपेंड करती है, राइट। जैसे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, शादी को कितने साल हो गए, एजुकेशन ऑफ कपल्स, ये सारे अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फैमिली साइज के बारे में। इनकी ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? फैमिली साइज। जैसे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, जैसे शादी को 1 साल हुआ तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 बेबी कपल्स के पास प्रेजेंट होगा। अपन माने कि 10 साल हो गए तो अपन सोच सकते हैं कि कपल्स के पास 2 to 3 चाइल्ड्स होंगे। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है किसको? फैमिली साइज को। फिर है एजुकेशन ऑफ कपल। जैसे रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ये तो एजुकेशन का ही तो फ़र्क है ओनली। जैसे रूरल एरियाज़ में कपल्स को 5 5 6 6 क्या होते हैं? बेबीज़ होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ओनली 2 बेबीज़। तो ये भी किसको इफेक्ट करता है? फैमिली साइज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ एंड लिविंग चिल्ड्रन। ये भी फैमिली साइज को डिपेंड करता है कि लाइव बर्थ कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, लिविंग चिल्ड्रन जिंदा बच्चे कितना है। ये भी क्या? फैमिली साइज को क्या करती है? ये इस पर डिपेंड होते हैं। और है जैसे डिजायर फैमिली साइज की, फैमिली को कितनी आवश्यकता है, कितनी इच्छा है फैमिली साइज को बढ़ाने पे। कस्टम एंड बिलीव्स, ये सारे डिपेंड करते हैं किसको? फैमिली साइज को, राइट। ये सारी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं किसको? फैमिली साइज को, राइट। अपन बात करें नेक्स्ट की जो फैमिली साइज है वो कैसे अफेक्ट करती है फैमिली मेम्बर्स को। द साइज ऑफ द फैमिली अफेक्ट। जो फैमिली की जो साइज है वो किस प्रकार से अफेक्ट करती है? जैसे फर्स्ट है बेसिक ह्यूमन नीड्स। जो इंसान के लिए बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं? जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर। शेल्टर का मतलब प्रोटेक्टिव हाउस, या फिर अपन सिंपली कह सकते हैं हाउस। बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ है। ये क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। तो अगर फैमिली की साइज बड़ी होगी तो ये सारी चीज़ें मिलना, सभी मेंबर्स को मिलना इम्पॉसिबल होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अगर फैमिली का साइज बड़ा है। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी क्या करती है? अफेक्ट करती है क्या? फैमिली साइज। नेक्स्ट अपन बात करें इनकम, सेविंग एंड रिसोर्सेज। जैसे बहुत बड़ी मतलब बड़ी संख्या, मतलब लार्ज फैमिली होगी, फैमिली की जो साइज है वो बड़ी होगी, तो सभी मेंबर्स को जो उनकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी लो होगी क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि फैमिली की साइज बढ़ना यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ना। और पॉपुलेशन का मतलब फैमिली में ही संख्या नहीं बढ़ती, उसके साथ साथ में कम्युनिटी की संख्या को बढ़ाते हैं, नेशन की संख्या को बढ़ाते हैं और इंटरनेशनल की संख्या को बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जो फैमिली मेम्बर्स की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके अलावा जो सेविंग है, बहुत कम सेविंग कर पाएंगे क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो सेविंग कहाँ से कर पाएंगे? सेविंग होगी तो बहुत कम, लिटिल क्वांटिटीज़ में होगी। और दूसरी बात, अगर सेविंग कम हो पाएगी, जो फर्दर अगर कॉम्प्लिकेशन आते हैं या फिर इन फ्यूचर में अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक हेल्प की,
तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जो सेविंग है वो कैसी वेरी लो सेविंग है, राइट। तो इनकम, सेविंग और रिसोर्सेस ये सारे इफेक्ट डालते हैं, राइट। इन पे भी इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से, फैमिली साइज बढ़ने से। अपन नेक्स्ट बात करें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर फैमिली की साइज बड़ी है तो जो क्वांटिटी और उस जो फूड की जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे माल न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की, और पुअर जनरल रेसिस्टेंस के। यानी कि जो क्वांटिटी जितनी मिलनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स को, और उनकी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी जैसे अपन कह सकते हैं बैलेंस डाइट, वो अगर नहीं मिल पाएगी तो माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज से वो सफ़र कर सकते हैं, राइट। तो इन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा अपन बात करें नेक्स्ट, जैसे फ्रेगमेंटेशन और फैमिली लैंड। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ फैमिली लैंड, या फिर जो फैमिली साइज के टुकड़े होना। जैसे गांव में होता क्या है, रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि रिसोर्सेस नहीं है, दूसरा पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ चुकी है, और रिसोर्सेस के जो रिसोर्स हैं वो नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेशन कर पाएंगे, रूरल से अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। तो इससे होगा क्या, वहाँ भी जो बर्डन बढ़ जाएगा, अर्बन सोसाइटीज़ में भी बर्डन बढ़ जाएगा, और वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फेस करेंगे, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें और किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे हेल्थ है। लार्ज फैमिली में होता क्या है, अगर फैमिली की साइज बड़ी है तो वहाँ पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी, राइट। और उससे हेल्थ की हेल्थ पे इफ़ेक्ट दोनों पे पड़ेगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे पड़ेगा, चिल्ड्रंस पे पड़ेगा, यानी मदर और बेबी दोनों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर गैप और अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी रखती है मदर, तो इफ़ेक्ट पड़ेगा किस पे, बेबी पे और मदर पे। वो कोई गैप नहीं है उन बच्चों के बीच में, और कंटिन्यू प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू करती हैं, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ही रखती हैं, और उनकी जो रूरल एरियाज़ में है बहुत जल्दी शादी हो जाती है, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे, हेल्थ पे। अगर बात करें नेक्स्ट, अपन बात करें जैसे एजुकेशन की, तो एजुकेशन का क्या है कि अगर फैमिली की जो साइज बहुत बड़ी है तो वहाँ पे रिसोर्सेस क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। तो उनको मतलब कि जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वही प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो एजुकेशन प्रॉपर कहाँ से मिल जाएगी। तो एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रॉपर जो एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को, वो फैमिली के मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो दिला नहीं पाएंगे, राइट। तो इन सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है किसका, लार्ज फैमिली का, राइट। और अपन कह सकते हैं फैमिली साइज का। अपन बात करें अगर एडवांटेज ऑफ प्लान स्मॉल फैमिली, अपन बात करें स्मॉल फैमिली के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं, राइट। एडवांटेज टू कपल, अपन बात करेंगे सबसे पहले कपल्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, किसका, जो प्लान स्मॉल फैमिली है। जैसे स्मॉल फैमिली का मतलब एक कपल्स को क्या है, टू बेबीज, वो क्या होगी, स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली के लिए अगर उन्होंने प्लान किया है तो कपल्स के लिए क्या बेनिफिट है, स्मॉल फैमिली का क्या बेनिफिट है। इसमें फर्स्ट देखते हैं कि प्रमोट हर हेल्थ, प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, रिगेन हर बॉडीली स्ट्रेंथ, विगोर एंड हेल्थ आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी। इसमें ये पॉइंट है ना, एडवांटेज ऑफ कपल, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो अपन पढ़ रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ हर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए वो प्रिपेयर हो पाएंगे। रिगेन हर बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे वन बेबी डिलीवर के बाद में उसको 5 साल का अगर वो गैप देते हैं तो 5 साल में जो उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है मदर की, वो रिगेन कर पाएगी, स्ट्रेंथ फिर से उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। विगोर का मतलब फिजिकली स्ट्रेंथ आ जाएगा। एंड हेल्थ आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी, राइट, यानी कि फिर से रिकवर कर पाएंगी वो आफ्टर डिलीवरी के बाद में, राइट। नेक्स्ट इसका पॉइंट अपन देखें तो बी फ्री ऑफ फियर ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्लान किया है कि हमने को 2 बेबीज डिलीवर करवाना है।
उनके बीच में गैप कितना मेंटेन करना, मिनिमम 5 ईयर। तो जो फियर है वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लेंगे तो जो फियर है वो सब नहीं रहेगा। थर्ड इसका पॉइंट है हैव लेस रिस्क ऑफ maternal morbidity and mortality due to pregnancy and childbirth। और ऐसा जो प्लान के हिसाब से वो चलेंगे, जो रिस्क है किसका, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लेस रिस्क ऑफ फीटल डेथ अबॉर्शन, फीटल डेथ के अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 डिलीवरीज के बीच में मिनिमम 5 ईयर का गैप है। तो जो मदर की जो बॉडी है उसको रिगेन करने में टाइम मिल जाता है। इसकी वजह से अबॉर्शन, मिसकैरेज जैसी, फीटल डेथ जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, वोकेशन, टर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर कपल्स को इतना टाइम मिल जाता है तो वो उनके लिए एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी को तैयार कर सकते हैं, खुद के लिए वोकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर सकते हैं, उनको बहुत टाइम मिलता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें हैव मोर टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेचर द चाइल्ड एंड गिव प्रॉपर अटेंशन टू फैमिली। जो मोर टाइम मिल जाता है, अगर मिनिमम गैप है टू चिल्ड्रंस के बीच में, तो बच्चे का जो फर्स्ट बेबीज है तो उसका जो पोषण है वो अच्छा हो पाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाएगा उसके स्ट्रेंथ के लिए, पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, और प्रॉपर अटेंशन दे पाएंगे किसको, फैमिली को, राइट। तो ये एडवांटेज किसके हैं, कपल्स के, किसके, प्लान फैमिली, स्मॉल फैमिलीज के, छोटे परिवार के क्या है, एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, किसके लिए, कपल्स के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि ये एडवांटेज किसको मिलने वाले हैं, जैसे चाइल्ड्स को, बच्चों को क्या एडवांटेज मिलेगा स्मॉल फैमिली के, क्योंकि जो कपल्स हैं वो प्रॉपर केयर कर पाएंगे बेबी की, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन दिलवा पाएंगे, जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और बेबी को जो एक जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एटमॉस्फेयर जहाँ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वैसा उसको एनवायरनमेंट मिल पाएगा, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाएगा, जैसे फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी एंड हैप्पी कपल रह पाएंगे, और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा जिससे बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकेगा। नेक्स्ट अपन बात करें एडवांटेज टू द फैमिली, फैमिली को क्या एडवांटेज मिलेगा इससे, जो द प्लान एंड स्मॉल फैमिली विल प्रमोट हेल्थ, वो हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हैप्पीनेस रहेगा, पीस, हार्मोनियस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, फैमिली में समृद्धि रहेगी, वेल्थ रहेगा, सामंजस्य, समता बनी रहेगी, कोऑपरेटिव समता बनी रहेगी। ये एडवांटेज मिलने वाले हैं किसको, फैमिली को। अपन बात करें कि एडवांटेज टू द कम्युनिटी एंड नेशन, कम्युनिटी को और देश को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो कम्युनिटी को और देश को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूजेज है वो कम हो पाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रिवेंट डिप्लीटेशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका यूजेज हो रहा है वो कम हो पाएगा, और सभी को एडुकेट रिसोर्सेस मिल पाएंगे। सेकंड अपन बात करें कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोट एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्रोवाइड एडुकेट एंड सेफ वाटर सप्लाई टू पीपुल एट लार्ज। इससे अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे पोल्यूशन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कल कारखाने जो हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इनका यूजेस कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पोल्यूशन का एक मेन कारण है यही, मतलब कि पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं, तो ये अगर जनसंख्या कम रहेगी तो जो पोल्यूशन है कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन और जो एडुकेट वाटर
सप्लाई है, फूड सप्लाई है, वो प्रॉपर हो पाएगी। और जो थर्ड पॉइंट है, मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रमोट एडुकेंसी ऑफ मेल मेड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड फैसिलिटीज़। जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेन मेड हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनका क्या होगा, एडुकेट प्रमोट कर पाएंगे वो। रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, जनसंख्या कम है इसलिए। improve availability and accessibility of various facility and service to people, gradually improve living standard of people at large। जो पॉपुलेशन अगर कम है तो जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है पीपल्स का, ह्यूमंस का, जनसंख्या का, वो क्या होगा, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, राइट। तो बहुत सारे अपने को बेनिफिट मिलते हैं किसके, स्मॉल फैमिली के। और लार्ज फैमिली की इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, जैसे एलिजिबल कपल और टारगेट कपल क्या होता है। एलिजिबल कपल वही कपल होता है जिनको अपन बोलते हैं न्यूली मैरिड कपल, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, मैरिड कपल है, उनको अपन बोलते हैं एलिजिबल कपल। और जो वुमेन है, जो रिप्रोडक्टिव एज है जिसकी 15 से 45 है, ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, 15 से 45, मतलब इस उम्र में 15 साल से लेके 45 साल तक की जो वुमन है वो चाइल्ड ब्रिंग कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, राइट। तो उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। तो एलिजिबल कपल अपन को किसको कहते हैं, न्यूली मैरिड कपल देयर इन द वुमन इज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। न्यूली मैरिड कपल तो है ही, बट जो फीमेल है वो किस में होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल। अब अपन बात करें जो हेल्थ एजुकेशन की, एलिजिबल कपल्स के लिए अपन क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है, राइट। तो अपन बात करें, इफ़ द मदर इज हैविंग वन चाइल्ड, इफ़ ही वांट अनदर चाइल्ड देन गिव एडवाइस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर स्पेसिंग चाइल्ड। अगर फीमेल कपल्स को वन बेबी है और वो चाहते हैं कि दूसरा बेबी भी, तो उनको अपन एडवाइस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, और अपन कहेंगे कि जो सेकंड बेबीज़ है उसके बीच में कम से कम स्पेस मेंटेन करें, जैसे 5 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, इसके लिए अपन उनको एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टेल द एलिजिबल कपल हाउ टू प्रिवेंट द सेक्सुअल डिजीज। हम उनको बताएंगे, बता सकते हैं कि जो सेक्सुअल डिजीज़ है उनसे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेल द एलिजिबल कपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और उनको अपन ये भी बताएंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंट एसटीडी, प्रिवेंट एड्स, इट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मेडिकल एडवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज सिंपल, रिलायबल, easy available, tell them to meet doctor if any abnormal sign prevented। कहने का मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो एडवांटेज है उनको अपन रूबरू कराएंगे, बताएंगे उनको, जैसे एसटीडी से बचा जा सकता है, एड्स से बचा जा सकता है, और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनसे बचा जा सकता है, किसका यूज़ लेके, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ लेके। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो इजीली, सिंपल है, रिलायबल है, इन पर विश्वास किया जा सकता है और इजी अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर कोई भी अगर अबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट होती है तो अपन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारी हेल्थ एजुकेशन अपन एलिजिबल कपल्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड है टारगेट कपल। अपन टारगेट कपल किसको कहते हैं, जो कपल ऑलरेडी 2 to 3 लाइव चिल्ड्रन रखते हैं, जिंदा बच्चे अगर हैं, 2 या 3 उनके बच्चे हैं, तो उनको अपन बोलेंगे टारगेट कपल, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी होता क्या है, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ब्रिंग द चिल्ड्रंस, बच्चे पैदा करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं, राइट। हाँ, अपन इसको पढ़ लेते हैं। फर्टिलिटी इट मीन्स द एक्चुअल bring the children's, the woman reproductive periods is roughly from 15 to 45 year। Information on fertility in India indicates that average woman give birth to an average 6 to 7 children। ये अपने को ये कहता है कि फर्टिलिटी का मतलब क्या है, कि एक्चुअल में, वास्तव में
ब्रिंग द चिल्ड्रंस, बच्चे पैदा करने की क्षमता, एक्चुअल में बच्चे पैदा करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलिटी। और जो वुमेन है, जो रिप्रोडक्टिव एज है, वो रफली मतलब नॉर्मली अपन कह सकते हैं 15 से 45 साल का होता है, यानी कि 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक होता है। और एक जो एवरेज वुमेन है, वो कितने एवरेज बर्थ दे सकती है, 6 से 7 चिल्ड्रंस वो बच्चे पैदा कर सकती है एवरेजली। जैसे रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45, यानी कि कितना हो गया, 45 में 15 गया 30, अपन जनरली लेते हैं 30, और 5 साल का गैप मेंटेन करते हैं, तो 5 6 का 30, यानी कि 6 से 7 बच्चे वो ब्रिंग कर सकती है, राइट। अपन बात करें इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब जस्ट अपोजिट है किसका, फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको अपन क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। जैसे वो भी कैसे, विदाउट एनी यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक, अगर कपल 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टिव सेक्स करता है, उसके फ्रिक्वेंटली सेक्स करता है, उसके बाद में भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, उस एबिलिटीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, डेस्परेट हैविंग फ्रिक्वेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर एट लीस्ट ए 1 ईयर। कहने का मतलब 1 साल तक फ्रिक्वेंटली अनप्रोटेक्टिव सेक्स करने के बाद भी अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती, तो उसको उस एबिलिटीज़ को अपन क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, राइट। ये दोनों के लिए हो सकता है, मेल और फीमेल के लिए, राइट। अपन बात करें इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो इनएबिलिटी फॉर ए कपल टू गेट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं होती, ये सिम्टम्स हैं। अबनॉर्मल मेस्ट्रुअल पीरियड, जो मेस्ट्रुअल पीरियड है वो अबनॉर्मल नहीं होता। हार्मोनल चेंज, जैसे चेंज इन हेयर ग्रोथ एंड सेक्सुअल फंक्शन में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। अपन बात करें कॉजेज़ की, कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, अपन बात करेंगे सिंपली मेल इनफर्टिलिटी की, क्योंकि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, होता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे मेल के लिए, और मेल में भी फर्स्ट क्या है, इम्पेयर प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ स्पर्म। और उसमें अपन मेल की जो स्पर्म है उसके फंक्शन और प्रोडक्शन का जो इम्पेयरमेंट हो गया है, उसके कॉजेज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इम्पेयर सेफ और मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की जो सेफ है वो इम्पेयर हो जाए, या फिर उसका मूवमेंट होना चाहिए था, उस मूवमेंट में क्या है, वीकनेस है। तो ये भी क्या है, मेल इनफर्टिलिटी का एक कॉजेज है। दूसरा अपन बात करें लो स्पर्म कंसंट्रेशन, जो स्पर्म का जो कंसंट्रेशन है अगर लो है, वो भी इनफर्टिलिटी का कॉजेज है। वेरिकोसेले, वेरिकोसेले का मतलब क्या हुआ ना, इनलार्जमेंट ऑफ द वेन विद इन द सैक्रोटम, जो सैक्रोटम की जो वेन है क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। वो भी ये भी एक प्रॉब्लम है किनका, इनफर्टिलिटी का। अनडिसेंडेड टेस्टिंग, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, जो हॉर्मोन्स है रिप्रोडक्शन का, टेस्टोस्टेरोन उसकी डेफिशिएंसी है, तब जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या है, मेल इनफर्टिलिटी, और वो भी किसके, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कि अगर फंक्शन है और प्रोडक्शन में अगर इम्पेयरमेंट है, तो मेल पेशेंट किससे सर्वाइव कर सकता है, इनफर्टिलिटी से। अपन बात करें इम्पेयर्ड डिलीवरी ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की डिलीवरी होने वाली है किसमें, कहाँ तक, वेजाइना से यूट्रस तक, और यूट्रस से कहाँ तक, ओवेरिस तक, ओवम तक। तो उसकी जो डिलीवरी में अगर इम्पेयरमेंट है, तब भी मेल किससे सफ़र कर सकता है, इनफर्टिलिटी से। जैसे कि स्पर्म और ओवम का अगर फ्यूजन नहीं होगा, तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो वही अपन बात कर रहे हैं, इम्पेयर डिलीवरी ऑफ स्पर्म, जिस स्पर्म की जो डिलीवरी है उसको किससे मिलना है, ओवम से। अगर उसमें इम्पेयरमेंट है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि सेक्सुअल इशू हो सकते हैं, रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकता है, फॉरवर्ड होके बैकवर्ड आ जाना,
किसका, स्पर्म का। ब्लॉकेज हो सकता है किसमें, इपिडिडाइमिस और इजैकुलेटरी डक्ट में ब्लॉकेज होना, नो स्पर्म, जो इजैकुलेशन हो रहा है उस सीमन में ओनली स्पर्म की काउंट ना होना। हाइपोस्पेडियसिस का मतलब जो पेनिस की ओपनिंग है वो जनरली कहाँ होती है, टिप पे, बट इस कंडीशन में जो ओपनिंग कहाँ होगी, अंडर साइड, यानी कि नीचे की तरफ होगी, तब भी इजुकुलेशन ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये भी किसको लीड करता है, इनफर्टिलिटी को। नेक्स्ट अपन बात करें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, अगर बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर स्पर्म के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बन जाती है तब सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट अपन बात करें जनरल हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, जैसे इमोशनल स्ट्रेस भी लीड करता है इनफर्टिलिटी को, माल न्यूट्रिशन भी करता है, ओबेसिटी, कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट भी लीड करता है इनफर्टिलिटी को, एल्कोहल एंड और एज और अदर मेडिकल कंडीशन, राइट। और दूसरा अपन बात करें नेक्स्ट, जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल, अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे वो एक्सपोज होता है पेशेंट किससे, पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशक हो गया, केमिकल्स हो गया, तब भी ये लीड कर सकता है किसको, इनफर्टिलिटी में। ओवर हीटिंग द टेस्टिज, अगर टेस्टिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो टेस्टिज में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, सीमन का प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सब्सटेंस एब्यूज, टोबैको स्मोकिंग, ये भी किसको लीड करते हैं, मेल इनफर्टिलिटी को, राइट। अपन बात करें कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, और फीमेल में कौन कौन से कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, जैसे जी फैलोपियन ट्यूब डैमेज और ब्लॉकेज। अगर फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक पाथवे है जहाँ किसका मिलन होता है, स्पर्म और ओवम का, ओवम, स्पर्म और ओवम के मिलन के लिए एक ही पाथवे का काम करता है। अगर उसमें ब्लॉकेज है, वो डैमेज है, तो इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। एंडोमेट्रियसिस का मतलब जो यूट्राइन टिश्यू है, जनरली इनकी ग्रोथ होनी चाहिए इनसाइड द यूट्रस, बट इस कंडीशन में जो यूट्राइन टिश्यू है उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, आउटसाइड द यूट्रस। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे ओवुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टीमिया हो सकता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाना, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो सकता है, अर्ली मीनोपॉज हो सकता है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो सकता है, पेल्विक एडहेशन, मेडिकेशन, थायराइड प्रॉब्लम, कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, कैफीन इंटेक, अदर मेडिकल कंडीशन, ये सारे कॉजेज किसके हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के। इसके अलावा अपन रिस्क फैक्टर की बात करें, जैसे एज हो गया, टोबैको स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल यूज़, ब्रिंग ओवरवेट यानी कि ओबेज हो गया, टू मच एक्सरसाइज करने से भी, और कैफीन इंटेक से भी। ये क्या है, रिस्क फैक्टर किसके, इनफर्टिलिटी के। अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए अपन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे क्लोमिफेरिन, ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCG जिसको अपन बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन GnRH, मेटफॉर्मिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये क्या है, ड्रग्स हैं। इसके अलावा अपन जैसे सर्जरी की बात करें तो IVF सर्जरी, जैसे इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, ये आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है कि एक लैब में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ओवम और स्पर्म को फ्यूजन करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, और जब जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट को यूट्रस में मैनुअली उसको क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा जैसे फर्स्ट है इसमें लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, ब्लॉकेज वेरिकोसेलस। फिर नेक्स्ट अपन बात करें असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे ART, IVF हो गया। नेक्स्ट है जैसे इलेक्ट्रिकल और वाइब्रेटिंग स्टिमुलेटिंग टू अचीव इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर वाइब्रेटिंग टेक्निक से स्टिमुलेट कर पाएंगे उसको। सर्जिकल स्पर्म इजैकुलेशन, सर्जिकली स्पर्म इजैकुलेशन करवाना, ये सारी टेक्निक क्या है सर्जरी की, किसके लिए,
जो इनफर्टिलिटी है उसका ट्रीटमेंट के लिए, और वो भी कौन सा, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। अपन बात करें कि इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। प्रिवेंशन, इनफर्टिलिटी का प्रिवेंशन, जैसे मेल के लिए कुछ प्रिवेंशन है, जैसे अवॉइड अल्कोहल, टोबैको एंड स्ट्रेस ड्रग। इन सभी को अगर अवॉइड करेंगे, अवॉइड हॉट ट्यूब एंड स्टीम बाथ, हॉट या फिर स्टीम बाथ को अगर अपन अवॉइड करते हैं, इससे होता क्या है कि टेस्टिस का क्या है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए जो हॉट बात है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो अल्कोहल है, टोबैको है, स्ट्रेस ड्रग है, इनको अवॉइड करना चाहिए। फीमेल के लिए अपन बात करें, जैसे अवॉइड अल्कोहल, टोबैको एंड स्ट्रेस ड्रग। इसके अलावा एक्सरसाइज है वो मॉडरेटली करना है, टू मच एक्सरसाइज नहीं करना बहुत ज़्यादा। अवॉइड वेट एक्सट्रीमी, अपने को ओबेज से बचना है। लिमिट कैफीन, जो अगर कैफीन का यूजेस करना है तो लिमिट में करना है। लिमिट मेडिकेशन, अगर कुछ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर मेडिसिन लेनी हो तो वो भी कैसी लेनी चाहिए, लिमिट में लेनी चाहिए। तो ये इसका क्या है, प्रिवेंशन है, राइट।